नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्कार नवदीप, कैसे हो भैया? बारिश हो रही है आपकी तरफ कि नहीं? हाँ, बारिश जो है इधर कुछ रूठी हुई है, लगता है अगस्त के महीने में ही होगी। क्या है? मैं समझता हूँ सर। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सौरभ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कितने लोग हो गए? जो भी हैं दोस्तों, हम लोग वर्ब की चर्चा कर रहे थे। तो आज वर्ब का एक स्टेप है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। मैंने कहा है कि वर्ब ही एक ऐसा चैप्टर है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो लंबा खींचता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अच्छी स्पीड से चल रहे हैं। और ये लैंग्वेज, हाँ हेलो, हाँ नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, जब उठा ही लिए हैं तो सब कुछ क्लियर होगा। आप लोग अपने डाउट्स को जो है नोट किए रहिएगा, और ये दोबारा होगा। और सोते में भी इतना भरोसा दे रहा हूँ आप लोगों को कि सोते में भी अगर कोई सेंटेंस बोलेगा तो आप उसको उसका सही जवाब दे देंगे। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन ऐसी वर्ब जो अपने सेंस को और अपने अर्थ को, भाव को पूरा करने के लिए कोई शब्द रखती हैं, ऐसी वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। इसलिए जरा थोड़ा सा बोर्ड पर जो है फोकस कर देगा। आप ऊपर हेडिंग देख रहे होंगे, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो मैंने लिख भी दिया है कि दोज वर्ब्स which require a complement to complete their sense। ऐसी क्रियाएं जो अपने सेंस को, अपने भाव को या अर्थ को पूरा करने के लिए कोई कॉम्प्लीमेंट रखती हैं, ऐसी ही वर्ब को वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में वो कौन सी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है? तो पहला है वर्ब बी। वर्ब बी के प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, और इसके पास्ट वर्जन है वाज और वर। ये अपने सेंस को पूरा करने के लिए कोई ना कोई शब्द रखेंगे। बी के बाद बिकम, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, लुक, ग्रो और सी। बी के अलावा ये जो वर्ब हैं ये भी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। बिकम, स्मेल, टेस्ट, अपीयर, लुक, ग्रो, सी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अपने अर्थ को पूरा करने के लिए या तो कोई एडजेक्टिव लेंगे या फिर कोई नाउन लेंगे। बड़ा क्लियर सा फंडा है दोस्तों कि इस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए या तो कोई नाउन आएगा या फिर कोई एडजेक्टिव आएगा। बाकी पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई शब्द नहीं आएगा इन वर्ब के बाद इनके सेंस को या इनके अर्थ को पूरा करने के लिए या तो कोई नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। बाकी और कोई शब्द आ ही नहीं सकता है। यही कंसेप्ट है। अगर आप लोग चाहें तो मैं एक एक सेंटेंस का उदाहरण दे के बताऊं। यस, ही इज गुड, ही इज गुड।
या हम भी के बजाय कोई दूसरा शब्द भी लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि कमल इज गुड। तो कमल नाउन है, सब्जेक्ट है, और ये वर्ब भी है। वर्ब बी का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला? एडजेक्टिव। मतलब ये कि अगर इतना ही केवल लिखा जाए कि कमल इज, तो ये सेंटेंस अधूरा है। कमल है, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या है, कौन है, कैसे है, कैसा है, कोई सूचना नहीं मिल रही है। तो ये वर्ब भी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए या तो कोई एडजेक्टिव लेगी या फिर कोई नाउन लेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि कमल इज टीचर। कमल इज टीचर। अब टीचर क्या है? ये नाउन है। ऐसे हम ये कह सकते हैं he became angry। he became angry, वह नाराज हो गया। अब एंग्री क्या है? एडजेक्टिव है। हम ये भी कह सकते हैं he became teacher। he became teacher। अब टीचर क्या है? नाउन है। ऐसे ही स्मेल, रोज स्मेल्स स्वीट। रोज स्मेल्स स्वीट। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव। तो ये बात क्लियर हो रही है कि ये जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है वो अपने सेंस को या अर्थ को पूरा करने के लिए या तो कोई नाउन लेंगे या फिर एडजेक्टिव। अभी मैंने बताया कि इसके अलावा और कोई दूसरा शब्द आ ही नहीं सकता है। और वर्ब की चर्चा कर लेते हैं। The guava tastes sour। The guava tastes sour। यानी अमरूद का जो टेस्ट है कैसा है? सावर, कसैला है। तो सावर क्या है? एडजेक्टिव। दूसरा, यू अपीयर क्रॉस। क्रॉस कोई ये क्रॉस नहीं है। क्रॉस कहते हैं नाराज को, जो हल्की फुल्की नाराजगी होती है उसको क्रॉस कहते हैं। यू अपीयर क्रॉस, आप कुछ नाराज से प्रतीत होते हो तो क्रॉस क्या है? एडजेक्टिव। ऐसे ही यू लुक हैप्पी। यू लुक हैप्पी, आप प्रसन्न दिखते हो। वो है द स्काई ब्लू डार्क। द स्काई ब्लू डार्क। डार्क एडजेक्टिव है। तो इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन की वर्ब है। इसके बाद प्रेडिकेशन के रूप में क्या आया? डार्क एडजेक्टिव। द बेबी सी, द बेबी सीम्स asleep। बच्चा सोया हुआ प्रतीत होता है। तो asleep का मतलब ये एडजेक्टिव है। ये बात क्लियर हो गई कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन अपने अर्थ को पूरा करने के लिए या तो कोई नाउन लेंगे या फिर एडजेक्टिव लेंगी। इसके अलावा और कोई दूसरा शब्द आ ही नहीं सकता है। अभी थोड़ा सा आपको नोट लिख लीजिएगा। इसमें नोट कर लिया हूँ तो मैं मिला। अभी एक प्रश्न है, केरल बोर्ड में पूछा गया था और ये प्रश्न मेरे सामने भी आया था। द हाउस इज टू लेट। द हाउस इज टू लेट। टू लेट आप देखते होंगे, ये जो चीज़ किराए के लिए खाली होती उसको टू लेट कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये इज वर्ब भी है और अभी आपने देखा कि वर्ब भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में या तो एडजेक्टिव लेगी या फिर नाउन लेगी। तो टॉयलेट वास्तव में है क्या? ये एडजेक्टिव। टॉयलेट क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर?
अब इसमें विशेष बात क्या है, अगर लेट के पहले इन्फिनिटिव आता है तो एडजेक्टिव होगा। फिर से सुन लें बड़े ध्यान से, अगर टू लेट आता है तो एडजेक्टिव होगा। अगर केवल लेट हो तो लेट इज ऑक्सिलरी वर्ब। विशेष बात कुछ पता चल रही है कि नहीं? लेट क्या है? जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है, नॉन फिनिटल है, वैसे ही लेट क्या है? ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। इसको क्लियर कर लें। लेट हिम गो, लेट हिम गो, इसमें मेन वर्ब क्या है? गो, और लेट क्या है? ये ऑक्सिलरी सहायक, राइट? ये ध्यान रखिए। अगर लेट के पहले टू आए तो ये एडजेक्टिव होगा, और अकेला अगर लेट आता हो तो ये ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है। ठीक, अब थोड़ा सा और चर्चा करने मिटाएं इसको। हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा, यहाँ स्पीड सही। मैंने ये कहा कि द हाउस इज टू लेट, वर्ब भी है ना, इज क्या है? वर्ब भी है, और वर्ब भी अपना कॉम्प्लीमेंट या तो कोई एडजेक्टिव लेगी या फिर क्या लेगी? नाउन लेगी। तो यहाँ पर टू लेट क्या है? एडजेक्टिव। मकान किराए पर किराए के लिए खाली। अभी मैंने ये कहा कि अगर टू लेट आए तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन अगर लेट अकेले आता है तो लेट इज ऑक्सिलरी वर्ब। तो लेट को क्या माना गया है? सहायक क्रिया माना गया है, ऑक्सिलरी वर्ब माना गया है। जैसे आप प्राइमरी ऑक्सिलरी भी है, टू पढ़े हैं, मॉडल ऑक्सिलरी आप विल शैल ये सब पढ़े हैं, नॉन फिनिटल में नीड टू, डेयर टू, व्हाट टू ये पढ़े हैं। ऐसे ही लेट को क्या माना गया है? ऑक्सिलरी वर्ब माना गया है। और जैसे लेट हिम गो या लेट मी एंटर द रूम, लेट मी एंटर द रूम। आप बहुत से लोगों से पूछेंगे तो लेट के बारे में आपको सूचना नहीं दे पाएंगे। खैर, बेटा तो इसको अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया है? हेलो बेटा, अब जैसा कि आपने अभी जान लिया कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बाद या तो कोई नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। तो अगर नाउन आता है तो वो प्रेडिकेटिव नाउन कम्प्लीमेंट होगा, और एडजेक्टिव होगा तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा। इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसमें नोट लिख लीजिएगा। समटाइम्स और ट्रांजिटिव वर्ब, sometimes a transitive verb besides object take some complement, take some complement to complete the sense, to complete the sense। ये तो मालूम है कि अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बारे में भी कुछ सूचनाएं अगर जो है दी जाती हों तो उसको जो है हम ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें कि दे चूज हिम,
ऑब्जेक्ट है हिम, दे चूज हिम, उन्होंने उसको चुना। क्या चुना? लीडर। तो लीडर क्या है? ये नाउन है और किसके अर्थ को कंप्लीट कर रही है? ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल, आई थिंक दिस मैन ट्रस्टवर्दी। आई थिंक दिस मैन ट्रस्टवर्दी। मैं सोचता हूँ कि आदमी भरोसेमंद है। आई थिंक दिस मैन, मैं सोचता हूँ कि आदमी इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है और इस ऑब्जेक्ट के सेंस को पूरा करने के लिए ये ट्रस्टवर्दी एडजेक्टिव है। राइट? इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मित्रों, हम लोग वर्ब के अगले स्टेप पर चलते हैं। टेंस का मतलब, टेंस आप सभी लोग जानते होंगे। क्या मैं इसके बारे में चर्चा किया जाए या इसको स्किप ओवर किया जाए? आप लोग बड़े ईमानदारी से, खुले मन से बोलें। टेंस के बारे में अगर आप लोग, हाँ जी, अच्छा भैया, कौन बोल रहे हैं? सौरभ, टेंस क्लियर होगा आपका? हाँ बिल्कुल, पूछिए। बहुत सही आपका प्रश्न है। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। तो अब मैं थोड़ा सा, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि टेंस का मतलब क्या होता है। चलिए सौरभ जी बताइए, टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल और समय। और कोई? नीलम? नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई होगा। सौरभ जी, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। देखिए, जिसको टेंस का मतलब समय या काल नहीं होता है, आप लोग चौंकिए मत, तभी प्रूफ हो जातीगा। टेंस का मतलब कभी भी समय या काल नहीं होता है। टाइम का मतलब होता है समय या काल, समय या काल। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि टाइम एक इन्फिनिट एंटिटी है, ये अनंत है। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं, ये सिंबल है इन्फिनिटी का, अनंतता का। तो समय के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि समय कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ। इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो समय जो है वो अनंत है, इन्फिनिट है। लेकिन इस फिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड में हम जो भी एक्शन करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो टेंस ओरिएंटेड होता है। तो अब टाइम तो अनंत है, इन्फिनिट है, लेकिन जब समय के आयाम की बात की जाए तो समय में एक तो प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सारा टेंस में यहीं पर 5 मिनट में खत्म कर दिया। तो अनंत समय में से आपने प्रेजेंट का चुनाव किया, फिर अनंत समय में से आपने पास्ट का चुनाव किया या फिर फ्यूचर का चुनाव किया। तो ये जो डायमेंशन हुआ, इसको लैटिन में टेम्पस कहते हैं। लैटिन में क्या है? टेम्पस।
और टेम्पस से ही इंग्लिश में टेंस बना हुआ है। और टेम्पस का मतलब होता है डियर डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के आयाम। और समय के 3 आयाम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि समय के यूँ तो 4 आयाम होते हैं। एक होता है टाइमलेसनेस, जिसको काल रहितता कहते हैं, लेकिन ये फिजिकल और फिजिकल वर्ल्ड में वो अप्लाई नहीं होता है। जब कोई सीयर, जब कोई मेडिटेटर, जब कोई योगी समाधि में चला जाता है तो समय से पार हो जाता है, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है ये समयबद्ध है और सीमाबद्ध है। समयबद्ध का मतलब ये कि वो लॉन्जेविटी ऑफ टाइम चाहे जितनी भी हो, लेकिन हर चीज़ एक समय सीमा में बंधी हुई है। सूरज आज है, एक ऐसा भी वक्त था कि सूरज नहीं था, और एक ऐसा भी वक्त आएगा कि सूरज नहीं होगा। हम आज हैं, एक ऐसा भी वक्त होगा कि हम नहीं होंगे, और एक ऐसा भी वक्त था कि हम नहीं रहे इस दुनिया में। तो हर चीज़ इस भौतिक जगत में समय से बंधी हुई है और सीमा से बंधी हुई है। लेकिन एक ऐसी दुनिया है जिसको हम लेसरिक वर्ल्ड कहते हैं, या आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। अगर उस जगत में कोई चला जाता है तो टाइम, समय के सीमा से परे हो जाता है, काल रहितता आ जाती है, और स्पेसलेसनेस। स्पेस का मतलब ये कि जो चीज़, कोई भी चीज़ छोटी हो तो अपने छोटे आकार के बराबर जगह घेरेगी, कोई बड़ी चीज़ है तो बड़ी चीज़ अपने आकार के बराबर जगह। मतलब कहने का ये है कि ये जगत समयबद्ध है और सीमाबद्ध है। तो इन तो समय के 4 आयाम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन एक चौथा आयाम होता है टाइमलेसनेस, जिसकी चर्चा कार्य जगत में हम नहीं करते। लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जब अनंत समय को तोड़ा गया, 3 खंड किए गए, 3 डायमेंशन किए गए या 3 आयाम किए गए, तो उसको लैटिन में क्या कहा गया? टेम्पस। और वही इंग्लिश में क्या कहलाता है? हिंदी में आप चाहें तो कालखंड कह सकते हैं। क्या? कालखंड। कालखंड सही दिख रहा हूँ? अगर नहीं सही दिख रहा हूँ तो क्षमा चाहूँगा, आप लोग सही कर लीजिए। डायमेंशन ऑफ टाइम, हमेशा यदि याद रखिएगा कि टेम्पस का मतलब होता है, यानी टेंस का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी कालखंड। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं इसको मिटाऊं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो सौरभ ने पूछा उस पर आ रहा हूं मैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी 5-5 पार्ट किए गए। एक तो सिंपल, दूसरा इंडेफिनिट। सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, जिसको आप परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हो। राइट? वैसे तो आपको आपके टीचर और कोई भी गाइड बताए होंगे 4 पार्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, लेकिन वो गलत है। गलत इसलिए है कि झंझट कहाँ पर है? टीचर आपको बताते हैं कि सिंपल और इंडेफिनिट एक ही है, लेकिन डियर मैं आपको बता दूं जमीन आसमान का अंतर होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि टेंस इज डिटरमिन्ड, ये नोट कर लीजिएगा, यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है। टेंस इज डिटरमिन्ड, टेंस इज डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ एक्शन। ये सबसे बड़ी बात कि किसी टेंस का निर्धारण क्रिया की प्रकृति कैसी है उसी के अनुसार होता है। जैसे सिंपल में वर्ब की नेचर क्या होगी?
बी फॉर्म में होगी, यानी जब किसी क्रिया का होना पाए। नेचर का मतलब प्रकृति, क्रिया किस तरह की है। अगर वर्ब किस रूप में है, बी नेचर ऑफ एक्शन, अभी मैं बता नहीं, यानी क्रिया किस तरह की है, उसकी प्रकृति क्या है। अगर पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर वो होगा कि जब क्रिया की नेचर कैसी होगी, बी। बी का मतलब होता है होना, बी मीन्स होना, और होना प्रेजेंट में भी हो सकता है, होना पास्ट में भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा रोशनी है, तो रोशनी है, इसमें क्रिया क्या है, जवाब दें आप। रोशनी का होना ही क्रिया है, रोशनी का होना ही क्रिया है, राइट। अच्छा, मैं हूं, इसमें क्रिया क्या है, हाँ मेरा होना ही क्रिया। मैं था, यानी मेरा होना के पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट में होगा, राइट। तो जब भी क्रिया की प्रकृति नेचर होने के रूप में होगी तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। अगर होना वर्तमान में पाया जाए तो सिंपल प्रेजेंट, और किसी क्रिया का होना पास्ट में पाया जाए, जैसे मैंने कहा रोशनी थी, तो क्रिया का होना किस में है, पास्ट में, तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। और कल रोशनी होगी, तो क्रिया का होना किस में है, फ्यूचर में, तो सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। अब सवाल ये है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, यानी वर्ब तो हो लेकिन नेचर अनिश्चित। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसमें आपको पता है कि पढ़ना क्या है, वर्ब है, लेकिन व्हाट अबाउट नेचर, क्या पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ, इसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही। क्रिया तो है लेकिन नेचर कैसी है, इनडेफिनिट कहा गया है, इनडेफिनिट। कंटिन्यूअस कहते हैं जब कोई क्रिया कंटिन्यूटी में हो, जैसे आप बैठे हैं तो आपका बैठना क्या है, कंटिन्यूअस है। मैं खड़ा हूँ, मेरा खड़ा होना क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जब वर्ब की नेचर कंटिन्यूटी शो करेगी तो वो सेंटेंस कैसा होगा, कंटिन्यूअस में। और जब वर्ब की नेचर परफेक्शन शो करे, जैसे हमने पढ़ लिया मीन्स पढ़ने का काम पूरा हो चुका, वर्ब की नेचर क्या होगी, परफेक्ट हो रही है, तो क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा। और जब एक ही क्रिया पार्टली परफेक्ट हो और पार्टली कंटिन्यू, जैसे हम लोग 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे से अब तक पढ़ भी चुके और अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि इम्परफेक्ट। अब भी अगर कोई दिक्कत हो तो पूछें। तो अगर कोई, आप बताइएगा अपने स्टूडेंट्स को भी, तो सीधे कहिएगा कि टेंस का मतलब काल नहीं होता है बल्कि कालखंड होता है। वो डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस, और टेम्पस मीन्स डायमेंशन ऑफ टाइम। टाइम तो एक इन्फिनिट एंटिटी है, अनंत समय में से हमने प्रेजेंट डायमेंशन का चुनाव किया, पास्ट या फ्यूचर का, और इसके जो पार्ट होते हैं वो 4 नहीं 5 होते हैं, सिंपल, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। और ये जरूर बताइएगा कि टेंस का निर्धारण कैसे होता है, नेचर ऑफ एक्शन, क्रिया की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही टेंस बनेगा। अगर वर्ब की नेचर होने के रूप में होगी, बी फॉर्म में होगी, तो वो सिंपल होगा। वर्ब हो और वर्ब की नेचर इंडेफिनिट हो तो वो इंडेफिनिट, अगर वर्ब की नेचर कंटिन्यूटी शो करे तो कंटिन्यूअस में होगा। मैं समझता हूँ कि अब आप लोग सेटिस्फाई हो गए, बोले आप, हैं? हाँ बोलो, हाँ हाँ। अच्छा, इसके बाद इसका मतलब है कि इसको थोड़ा सा जो है मुझे रोशनी डालनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं कुछ जो है नया नहीं रहेगा, वो सारी चीज़ें कंसेप्चुअल हैं यार, मैं कुछ नया ग्रामर थोड़ा लिखता हूँ।
चलिए ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, तो मैं हल्का हल्का हर टेंस के बारे में जो है रोशनी डालूंगा। ओके।